हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपने जो मेरा पहला वीडियो था जो कि मैं न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशन जो लेकर के आया था, इसके पीछे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो वीडियो बायोकेमिस्ट्री पार्ट 1 के ऊपर था। और ये वाला वीडियो जो है वो बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के ऊपर स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है। और जो आपने पहले वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप इस तरीके के और भी वीडियोस लेकर के आइए, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं ग्रेजुअली जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स को चूज़ करके उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। और अभी हम बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, तो उनको कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं आज अगेन 5 न्यूमेरिकल्स के साथ आया हुआ एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसको आप सीखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको गेट से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी का जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं जैसे डीबीटी है, आईसीएमआर है और जो आपका सीएसआईआर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। खासकर न्यूमेरिकल्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2 है ये। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आज हमें डील करना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ पीएच 4.0। तो जल्दी से हम लोग अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से मार्क कर लेते हैं। तो क्या क्या पीएच दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ देखिए इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है। जब भी आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स दिए जाएँ तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप उसमें से जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको चूज़ कर लें। तो जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट शब्द है वो इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम। दूसरा है पीएच के बारे में बताया गया है, पहले सॉल्यूशन का पीएच 4.0 है, दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 10.0 है। तो ये दो सॉल्यूशंस हैं, इनको आपस में मिक्स किया गया और पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन का अप्रॉक्सीमेट पीएच क्या होगा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करके अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये एक मेरा सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 1 है और इसका जो पीएच दिया हुआ है, मुझे ये पीएच दिया हुआ है 4.0। और यहाँ पे मेरा है सॉल्यूशन नंबर 2, ये है मेरा सॉल्यूशन नंबर 2 और यहाँ पे इसका पीएच दिया हुआ है मुझे 10.0 पीएच दिया हुआ है। अब क्या करना है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को आपको जोड़ देना है, इनको ऐड कर देना है और एक तीसरे बीकर में इसको डाल देना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वॉल्यूम दी गई है वो दोनों में V है और ये V है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगी वो 2V हो जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन का pH जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो जो pH दिया हुआ है वो 4.0 पहले वाले का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि H+ आयंस इससे कितने मिलेंगे। देखिए जब भी pH की बात की जाएगी तो pH हमेशा, किसी भी सॉल्यूशन का pH हमेशा दो चीज़ों पे निर्भर करेगा कि H+ आयंस कितने हैं उसमें या OH- आयंस कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले pH जो दिया हुआ है 4.0, तो पहला pH देखते हैं अगर हम, तो pH मुझे दिया हुआ है इज़ इक्वल्स टू 4.0। ठीक है, तो अब जो pH होता है वो pH की जो वैल्यू होती है सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है pH इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ होता है। तो अगर इस तरीके की बात है तो क्या हम लोग यहाँ से H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। pH मुझे दिया हुआ है तो pH अगर हम इसको इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 4 इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, ये इस तरीके की बात हो गई। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जी हाँ, H+ आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा H+ आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आई कि H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है, अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन की बात करने की कोशिश करें, सेकंड सॉल्यूशन में जो pH दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 10। अब देखिए ये बात कुछ जमती नहीं है, pH जो है वो 10 दिया हुआ है। pH अगर 10 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक तो है नहीं, नॉट एसिडिक, एसिडिक तो होगा नहीं। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, सॉल्यूशन का नेचर है बेसिक। सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन का नेचर है। तो अगर हम लोग
यहाँ से pH मुझे दिया हुआ है 10 और मुझे एक फॉर्मूला पता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है जिसको हम देखें तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू होता है 14। pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। तो अगर हम लोग इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखते हैं कि यहाँ पे मुझे pH दिया हुआ है 10 और POH मैं निकाल सकता हूँ। तो POH हो जाएगा 14 माइनस 10 और ये हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी कि POH की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 हो जाएगी। POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? तो अगर POH दिया हुआ है 4 तो POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। तो POH की वैल्यू दी हुई है 4 इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम OH माइनस आयन को कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4। यानी कि अगर हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो हमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन मिला था, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन मिला था पीछे 10 टू द पावर माइनस 4, और OH माइनस आयन का भी कंसेंट्रेशन मुझे यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 ही मिल गया है। अब आपको पता है कि अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन सेम हो जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। और अगर न्यूट्रलाइज हो गया यानी कि जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों के दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो जो pH ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? pH ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाता है। ये बात आपको पता है क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें सही लग रहा है, pH हो जाएगा 7। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपको जिसमें समझ में आ रहा है कि दो सॉल्यूशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो जो थर्ड सॉल्यूशन उससे बनेगा उसका pH कितना होगा वो यहाँ से समझ में आ जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो आज का ये हो गया, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ क्वेश्चन 1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि 100 ml ऑफ 0.02 मोलार एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो मार्क करते हुए चलते हैं जरा जल्दी से। क्या कह रहे हैं कि 100 ml ऑफ 0.02 मोलार एसिटिक एसिड दिया हुआ है और इसका pKa वैल्यू दिया हुआ है 4.76। pKa वैल्यू किसका होता है? एसिड का होता है। इस टाइट्रेटेड विद 0.02 नॉर्मल KOH। तो KOH क्या है? बेस है। एसिटिक एसिड एसिड है। अब एसिड को आपने बेस से टाइट्रेट करना शुरू किया। आफ्टर एडिंग सम बेस टू द एसिड सॉल्यूशन द ऑब्जर्व्ड pH इज 2.76। यानी कि जब आपने टाइट्रेशन कर दिया, कुछ आपने बेस ऐड किया एसिड में, तो आप देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड pH जो आ गया है वो 2.76 आ चुका है। एट दिस pH डिग्री ऑफ प्रोटोनेशन इज, कितना प्रोटोनेशन यहाँ पे हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो एसिड दिया हुआ है उसका pKa मुझे दिया है, तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले लिख लेता हूँ। pKa इज इक्वल्स टू 4.76, पहली बात तो ये दी हुई है। दूसरी चीज़ जो दिया हुआ है, आफ्टर एडिंग सम बेस टू द एसिड द सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन द ऑब्जर्व्ड pH 2.76 है। यानी कि pH जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का जो फाइनल बन के आ रहा है वो आ रहा है 2.76। ठीक है, अब यहाँ पे टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेशन के दौरान यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है, जो बफर का जो फार्मूला होता है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन का, तो वो लगेगा यहाँ पे। तो उसका फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इस तरीके की कुछ बात होगी। अब सॉल्ट जो होता है मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिख देता हूँ। सॉल्ट अपॉन एसिड को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? एसिड जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म है और जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है।
भाई डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होता है वो सॉल्ट होता है और प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होता है वो एसिड होता है। जैसे कि अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए HA है तो HA क्या है, ये एसिड हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। और अगर मैं सिर्फ A माइनस लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है और ये क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो कुछ इस तरीके की बातचीत हो गई। ठीक, यहाँ तक तो हमें बातचीत समझ में आ गई कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपना हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो pK मुझे दिया हुआ है 4.76 और pH दिया हुआ है 2.76। तो फॉर्मूला लिखिए, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब जैसे कि एक बार मैंने फिर से दिखा देता हूँ आपको कि pKa की वैल्यू है 4.76, pH 2.76। 2.76 आपका pH हो गया इज इक्वल्स टू pKa 4.76 है प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैं अब सॉल्ट अपॉन एसिड ना लिख करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्ट की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अपॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अपॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म। अब जल्दी से इसको ज़रा सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2.76 माइनस 4.76 इज इक्वल्स टू लॉग डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अपॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू लॉग डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अपॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसका अगर मैं एंटी लॉग यहाँ से ले लूँ, इसका क्या ले लूँ, क्या ले लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो बेसिकली ये एंटी लॉग लेने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको जो चलिए आपके लिए यहाँ पे एंटी लॉग मैं एक और ट्रिक भी बता सकता हूँ। इसको जितना भी यहाँ पे वैल्यू आया है इसको अगर आप जैसे 10 की पावर पे डाल देते हैं, जैसे 10 टू दी पावर -2, ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉग वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ से, बस आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे वैल्यू थी, अगर मुझे इसका एंटी लॉग यहाँ पे लॉग ख़त्म करनी है वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 टू दी पावर इतना कर देता हूँ, 10 की पावर -2। अगर यहाँ मान लीजिए -3 होता, -5 होता, -6 होता, कुछ भी होता, 10 टू दी पावर उतना कर लेते। 2 होता तो 10 टू दी पावर 2 कर देते। यहाँ पे -2 है तो 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल्स टू डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अपॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म। इस तरीके की कुछ बात हो गई। अब यहाँ से मैं ज़रा यहाँ लेकर के चलता हूँ, इसको इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब 10 टू दी पावर -2 आपको मतलब पता है कि ये 1/100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अपॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म। इस तरीके की कुछ बात हो गई। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि डी प्रोटोनेटेड फॉर्म की वैल्यू अगर मान लीजिए हम कैसे से देख सकते हैं, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म इज इक्वल्स टू 1 और प्रोटोनेटेड फॉर्म इज इक्वल्स टू 100 है। ऑल्दो रेशियो में है बट हम ये तो कह ही सकते हैं। तो अगर हम टोटल एसिड को कंसिडर करें, टोटल एसिड प्रोटोनेटेड और डी प्रोटोनेटेड दोनों को ही कंसिडर करें, दोनों को जोड़ लें, तो टोटल एसिड इज इक्वल्स टू डी प्रोटोनेटेड प्लस प्रोटोनेटेड फॉर्म। इसको अगर हम दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो 100 + 1 इज इक्वल्स टू 101 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में हम वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा था डिग्री ऑफ प्रोटोनेशन, कितना % प्रोटोनेशन है, यही तो पूछ रहा है। तो अगर कितना % प्रोटोनेशन है तो हम आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटोनेशन, क्योंकि प्रोटोनेशन तो 100 था और टोटल कितना है 101। तो अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो प्रोटोनेशन अपॉन टोटल एसिड इनटू 100 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 100/101 इंटू 100 कर दीजिए। तो 100/101 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर देखें सॉल्व करके तो लगभग ये 99% के आसपास जाएगा। तो हमारा डिग्री ऑफ प्रोटोनेशन कितना हो जा रहा है, 99% डिग्री ऑफ प्रोटोनेशन की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और देख लिया होगा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वापस एक बार और अगले पेज पे जाता हूँ ताकि इन केस अगर आपको ये कुछ छूट गया हो तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकें।
तो आप चाहें तो इसकी इमेज ले सकते हैं और चाहें तो इसको नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक की तो बातचीत समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ml ऑफ 0.1 मोलार सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। देखते हैं, मार्किंग कर ली जाए। तो 100 ml ऑफ 0.1 m sodium acetate solution has a pH of 8.90. ठीक है। To this solution 1000 microliter of 1 molar acetic acid pKa 4.76 of pH 2.80 is added. The pH of this mixture will be. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली सॉल्ट और आप एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्ट और एसिड का इस्तेमाल करके आप फाइनल पीएच का मिक्सचर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ तो बफर है। बफर में यही तो होता है कि सॉल्ट और एसिड को आप यूज़ करते हैं और फाइनल पीएच निकालते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ होगी वो और कोई नहीं, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन ही यहाँ पे भी इस्तेमाल होने वाली है। तो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन मैं ऑलरेडी आपको समझा भी चुका हूँ, तो जल्दी से एक बार इसको लिखने की कोशिश करते हैं। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यही होता है, यही वैल्यू है किस चीज़ की, यही मेरी हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन की वैल्यू है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि मुझे क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है। अगर मैं दिया हुआ देखूँ क्या क्या दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो pH ऑफ द मिक्सचर मुझसे पूछ रहा है। तो pH क्या होगा ये मुझे पता करना है। pKa मुझे ज़रूर दिया हुआ है। pKa की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, pKa की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4.76। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलैरिटी या मोल्स मुझे कैसे निकालने हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन है, इससे मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि जो साल्ट के जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी इस 100 ml को जोड़ रहे तो अगर हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो उससे मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 100 ml यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि 100 ml अगर आप 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल कर रहे हो, 100 ml 0.1 मोलार सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। 100 ml अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 100 ml ऑफ दिस सॉल्ट, तो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करिए। कैसे, 100 अपॉन 1000, ये लीटर आ गया। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है तो आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑब्वियसली ये यहाँ से इसको काट दीजिए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी, 0.01। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, सॉल्ट का ऊपर जो हम न्यूमरेटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेंगे सोडियम एसीटेट का, वो यहाँ पे आ जाएगा। वहीं पे अभी बात ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि मुझे एसिटिक एसिड का भी कंसंट्रेशन यूज़ करना है, एसिटिक एसिड का भी निकालना है। तो जल्दी से अब एसिटिक एसिड का निकालते हैं। यहाँ पे 1000 माइक्रोलीटर ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड लिया हुआ है। 1000 माइक्रोलीटर, देखते हैं क्या कहा है, 1000 माइक्रोलीटर ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड, ये कहा गया है। तो अब इससे भी निकालने की कोशिश करते हैं। 1000 माइक्रोलीटर को अगर आप ml में कन्वर्ट करें तो ये कुछ और नहीं है, 1 ml है। तो पहले इस 1 ml को कन्वर्ट करिए लीटर के अंदर, तो 1 ml अपॉन 1000 कर दीजिए तो ये लीटर आ गया। और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 1 मोलारिटी 1 दी हुई है। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन 1000 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो 0.001 ये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा एसिड का कंसंट्रेशन आया। और ये ऊपर पीछे जो हमने कैलकुलेट किया था ये मेरा क्या आया था, ये सॉल्ट के लिए आया था।
बस अब हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन में वापस मुझे पुट कर देना है। वापस ज़रा हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन लिखी जाए। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो pH की वैल्यू हमें निकालनी है। pKa की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। pK दिया हुआ है 4.76, pK दिया हुआ है, तो pH इज इक्वल्स टू 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट, अभी मैंने पीछे देखा था 0.01 आया था, एसिड 0.001 आया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दी, मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10। अब आपको पता है कि log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.76 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5.76। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है 5.76, तो जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो 5.76 है। तो ये क्वेश्चन बन गया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं इसको कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम देखें द अपेरेंट pH ऑफ अ फ्लूइड इज 7.45। एक अपेरेंट pH दिया हुआ है फ्लूइड का और वो दिया हुआ है 7.45। ठीक है। वेयर बाइकार्बोनेट बफर इज़ इन्वॉल्व फॉर मेंटेनिंग इट्स pH। अब ये आपका फ्लूइड है जिसका अपेरेंट pH 7.45 दिया हुआ है। बाइकार्बोनेट बफर इस्तेमाल किया जा रहा है उसका pH मेंटेन करने के लिए। वैल्यूज़ ऑफ pKa ऑफ कार्बोनिक एसिड आर 6.15 एंड 10.45। मोलर रेशियो ऑफ कॉन्जुगेट बेस टू एसिड पूछ रहा है और यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए हुए हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए अपेरेंट pH दिया हुआ है मुझे ऑफ अ फ्लूइड, दिया हुआ है 7.45। तो अपेरेंट pH मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपेरेंट pH इज इक्वल्स टू 7.45, ये दिया हुआ है। अब बाइकार्बोनेट बफर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका pH मेंटेन करने के लिए। अब बाइकार्बोनेट जो बफर होता है उसके 2 pH होते हैं, ऑब्वियसली 2 pKa होते हैं, सॉरी, क्योंकि वो 2 बार H+ आयंस को रिलीज आउट कर सकता है ना, इसीलिए H2CO3 है, H+ एक बार देगा, फिर H एक बार देगा, मतलब 2 बार H दे सकता है। इसी वजह से उसके पास 2 pK वैल्यूज़ हैं। पहली pK वैल्यू 6.15 है और दूसरी pK वैल्यू 10.45 है। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन का पॉइंट यही है कि आप इसमें pKa वैल्यू क्या लेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि pKa वैल्यू वही यूज़ करनी पड़ेगी जो कि pH के, जिसको आप न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जिस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पे आप एसिड यूज़ कर रहे हैं, उसके pH के जो नज़दीक pKa वैल्यू होगी एसिड की, उसी को आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि केस में यहाँ पे 7.45 है, अब 7.45 यहाँ पे pH है, इसके नज़दीक मुझे pKa वैल्यू देखनी होगी। तो उसके नज़दीक pKa वैल्यू ऑब्वियसली 6.15 है, इसीलिए मुझे यही वाली pKa वैल्यू यूज़ करनी होगी। अगर pKa एक बार समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में कोई भी मतलब हार्ड कुछ भी नहीं है कि वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अपेरेंट pH मुझे 7.45 दिया हुआ है, pKa मैंने आपको बता ही दिया, pKa इज इक्वल्स टू 6.15 हो गया। अब मैं फॉर्मूला वापस लगाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? वही हैंडरसन हैसलबैक, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया। ठीक है। अब सॉल्ट अपॉन एसिड को मैं इसी सॉल्ट को क्या कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट बेस लिख सकता हूँ। भाई ऑब्वियसली मैंने अभी HA वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर मैं कह रहा हूँ कि HA, तो ये क्या चीज़ है, ये आपका बेस है, ये आपका सॉल्ट है। तो इसी सॉल्ट को मैं कॉन्जुगेट बेस भी कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एक नए तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पे मुझे पता है pH की वैल्यू, यहाँ पे मुझे पता है pKa की वैल्यू। pH है 7.45, pKa है 6.15। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। pH मुझे दिया हुआ है 7.45, pKa 6.15। 7.45 इज इक्वल्स टू 6.15 दिया हुआ है, 6.15 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड।
अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 7.45 माइनस 6.15 इज इक्वल्स टू लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.30 इज इक्वल्स टू लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अब यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि 10 वगैरह की वजह से वैल्यू नहीं है, तो आप एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ऑफ 1.30 इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अब यहाँ पे देखिए एंटी लॉग ऑफ 1.30 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और ये दी हुई है 20, एंड एंटी लॉग 10 टू द पावर 3 की वैल्यू दी हुई है 1000। तो 1.3 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एंटी लॉग 1.30 क्या हो जाएगा आपका 20, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, यस 20 इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। दैट मीन्स यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा 20:1, यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस इस टू एसिड का रेशियो कितना हो गया 20:1। तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है। यस 20:1 ऑप्शन में दिया हुआ है और ये ऑप्शन है मेरा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। 20:1 कॉन्जुगेट बेस इस टू एसिड का जो रेशियो है वो 20:1 आना चाहिए। तो ये यहाँ से हमने ये भी कैलकुलेट किया। हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन के ऊपर देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के, कितने अलग अलग कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा आई बिलीव 5th क्वेश्चन नंबर हो गया। देखते हैं। अब देखते हैं अ बफर इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ, यहाँ पे हम लोग मार्क करते हुए चलते हैं, एक बफर बनाया जा रहा है, अच्छी बात है। इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.20 मोलार एसिटिक एसिड एंड 50 ml ऑफ 0.20 मोलार ऑफ सोडियम एसीटेट। तो अगर आप गौर से यहीं पे देखें तो यहाँ पर 50 ml वॉल्यूम और यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है, यहाँ पर 50 ml वॉल्यूम, यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट है, और दोनों का कंसनट्रेशन और वॉल्यूम बराबर दे रखी है। pH ऑफ द बफर इज़ 4.75, बफर दिया होगा, pH दिया हुआ है 4.75, विच इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ pKa ऑफ द एसिड। मोलैरिटी ऑफ द बफर इज़, मोलैरिटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको मोलैरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर, या पे अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, यानी कि अगर मोलैरिटी यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ द बफर के बारे में, बफर की मोलैरिटी कितनी होगी, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, मुझे वॉल्यूम पता चल जाए, तो मैं आराम से मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। तो जल्दी से उसी की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितना कंसंट्रेशन हो रहा है मेरा जो एसिटिक एसिड के हिसाब से कितना हो रहा है और सोडियम एसीटेट का कितना हो रहा है। एक बार दोनों के मुझे मोल्स पता चल जाएंगे, कितने मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट है, कितने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है और कितना वॉल्यूम है, तो मैं आराम से मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं 50 ml ऑफ 0.20 मोलार एसिटिक एसिड। 50 ml ऑफ 0.20 मोलार एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लिख दे रहा हूँ, 50 ml ऑफ 0.20 मोलार एसिटिक एसिड। तो अब ऑब्वियसली मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 अपॉन, क्योंकि ml में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तभी ये लीटर बदलेगा, इनटू 0.20 कर दीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए 50 इस तरीके से, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2.010 आ जाएगा, ये 0.010। तो ये हो गया एसिटिक एसिड का। अगर यही चीज़ मैं आपके केस में बात करूं जो सोडियम एसीटेट है, उस केस में कितना हो जाएगा, तो सेम वैल्यूज़ तो सोडियम एसीटेट में भी दी हुई थी। तो 50 ml ऑफ
0.20 मोलार सोडियम एसीटेट। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी 0.10। तो ये मोल्स मेरे आ रहे हैं किसके, दिस इज़ माय मोल्स ऑफ ऊपर एसिटिक एसिड एंड दीज आर माय मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट। तो दोनों के मोल्स को ज़रा जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.10 प्लस पॉइंट 0.010 ये भी हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, अगर हम इसको देखें तो 0.02 ये क्या आ रहे हैं मोल्स, और ये 0.02 मोल्स कितने लिक्विड में प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे 50 ml यहाँ पे ये यूज़ किया गया था, 50 ml ये यूज़ किया गया था और 50 ml यहाँ पे ये यूज़ किया गया था, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम दिया गया है 50 ml यूज़ किया गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 ml हो गया। तो अब ऑब्वियसली हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, इतने मोल्स पाए जा रहे हैं 100 ml के अंदर, तो 1 लीटर में कितने मोल्स पाए जाएंगे, आप इसको सीधे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1000 ml यानी कि 1 लीटर। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.2 मोल्स। या अगर आपको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर दीजिए नंबर ऑफ़ मोल्स, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा तो 0.02 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दिया हुआ है। इस 100 को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मोलारिटी आ जाएगी 0.2 मोलार। तो 0.20 मोलार यानी कि ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये 0.20 मोलार हो जाएगा। तो ये मैंने अलग अलग टाइप के 5 आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सिखाने की कोशिश की जिससे आप इजीली कैलकुलेट आउट कर सकते हैं कि हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन के जितने क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो आपके पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस को ऐड करके थर्ड पीएच बनाना क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ मुझे शेयर करना है। हमारा जो गेट बीटी का क्रैश कोर्स है वो शुरू होने की डेट हमने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है। गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरुआत हो रही है इसकी 11 दिसंबर से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 11 दिसंबर से गेट बीटी का जो क्रैश कोर्स है, गेट बीटी का क्रैश कोर्स चालू हो रहा है और ये जो क्रैश कोर्स है इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ का है। इस 1 मंथ में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो जिस यूनिट के हों, चाहे फिर आप चाहे सेल बायो पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायो प्रोसेस पढ़ रहे हो, आरडीटी पढ़ रहे हो, टेक्निक्स पढ़ रहे हो, इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 महीने के अंदर कवर किए जाएंगे। साथ के साथ यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी आपको गेट के एग्ज़ामिनेशन तक, रिकॉर्डिंग्स गेट एग्ज़ाम तक अवेलेबल रहेंगी और जो आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स जो हैं वो लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे, लाइफ टाइम अवेलेबल है, आप डाउनलोडेबल हैं, आप अपने सिस्टम पे उसको डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिवीजन सेशंस में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जब गेट का एग्ज़ामिनेशन हो जाता है तो गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है उसमें भी आपको इन्वाइट किया जाएगा, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और उसके थ्रू भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडेड फीचर्स हैं और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हाईली अफोर्डेबल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज़ आपसे लिए जा रहे हैं इस गेट बीटी के क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको DPPs दी जाएंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे आपके रेगुलर बेसिस पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी और ख़ास बात है जो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका थंबनेल कुछ इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो में सारी बातें दी हुई हैं। केवल जो टोटल मिला करके जो यहाँ पे सीट्स हम रखते हैं, आपको पता ही होगा कि मेरे बैचेस में सीट्स हम लिमिटेड रखते हैं, 30 सीट्स हैं यहाँ पे और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीट्स फुल हो चुकी हैं और अभी भी लगभग बैच शुरू होने में 20 दिन का समय भी बाकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ही दिनों में ये पूरी सीट्स ख़त्म हो जाएंगी। हमने रिसेंटली बैच अनाउंस भी किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जल्दी
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको सारी डिटेल्स फर्दर दे देंगे। या आप अगर हमें मेल करना चाहते हैं तो मेल की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई हैं, आप वहाँ जा कर के हमारी मेल आईडी वगैरह देख सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल मेथड ये है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आप रिवर्ट कर देंगे आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और वीडियो भी बनाया था 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के गेट बायोटेक्नोलॉजी की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, कम से कम वो टॉपिक्स तो ज़रूर आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस तरीके के आगे भी वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और आप इस तरीके की वीडियोज़ को आगे आप चाहते हैं देखना कि नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।